भारत की कुदरती विरासत, आखिर इसे बचाता कौन है? क्या ये सिर्फ सरकार और उसके कानून है, या फिर कोई और भी ताकत है जो पर्दे के पीछे सदियों से अपना काम कर रही है? चलिए आज हम इन्हीं दो रक्षकों की कहानी को समझते हैं। ये जो खूबसूरत लेप्चा लोकगीत है ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक एहसास है। ये हमें भारत की उन गहरी जड़ों से जोड़ता है जहां प्रकृति और परंपरा हमेशा से एक दूसरे में घुले मिले रहे हैं। और यही हमें याद दिलाता है कि संरक्षण या कंजर्वेशन सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, बल्कि एक भावना है। आप जरा इस नंबर को देखिए। दुनिया की कुल जमीन का बहुत छोटा सा हिस्सा होने के बावजूद भारत में दुनिया की 8% जानी मानी प्रजातियां रहती हैं। 8%! ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है और साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है। तो जब हम इन 8% प्रजातियों की बात करते हैं तो असल में हम बात कर रहे होते हैं बायोडायवर्सिटी की। आसान भाषा में कहें तो ये धरती पर मौजूद जीवन का पूरा ताना बाना है। छोटे से बैक्टीरिया से लेकर बड़ी बड़ी वेल तक हम सब इसी कॉम्प्लेक्स जाल का हिस्सा हैं, और हमारी हवा, पानी और खाने जैसी बुनियादी जरूरतें भी इसी पर टिकी हैं। तो सवाल ये है कि इस अनमोल खजाने को बचाया कैसे जाता है? इसको समझने के लिए हम पहले स्तंभ को देखते हैं, यानी सरकार की तरफ से किए गए संगठित प्रयास। इस सफर में एक बहुत बड़ा कदम 1972 में उठाया गया, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। ये कानून एक मील का पत्थर था, एक गेम चेंजर। इसने पहली बार एंडेंजर्ड स्पीशीज के शिकार पर सख्ती से रोक लगाई, उनके रहने की जगहों को कानूनी सुरक्षा दी और जानवरों के व्यापार पर भी लगाम कसी। सरकार ने जंगलों को संभालने के लिए एक सिस्टम भी बनाया है। देश के जंगलों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। आधे से ज्यादा जंगल रिजर्व्ड हैं, यानी कॉन्जर्वेशन के लिए सबसे जरूरी। करीब 1/3 प्रोटेक्टेड है, जिन्हें और नुकसान से बचाया जाता है, और बाकी अनक्लास्ड हैं। इससे साफ है कि देश के ज्यादातर जंगल सीधे सरकारी देखरेख में हैं। इन सारी सरकारी कोशिशों के बीच एक जानवर ऐसा था जो पूरे कॉन्जर्वेशन मूवमेंट का चेहरा बन गया, उसका प्रतीक बन गया, और वो था भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। ये चार्ट एक बहुत ही दर्दनाक कहानी बताता है। सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत में जहां भारत में लगभग 55,000 बाघ थे, वहीं 1973 तक ये गिनती गिरकर सिर्फ 1827 रह गई। गिरावट इतनी तेज और भयानक थी कि सच में ऐसा लगने लगा था कि हम बाघों को हमेशा के लिए खो देंगे। तो सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? वजह कई थीं। गैर कानूनी व्यापार के लिए अंधाधुंध शिकार, इंसानी बस्तियों की वजह से सिकुड़ते जंगल, बाघों के शिकार के लिए जानवरों की कमी और लगातार बढ़ती इंसानी आबादी, इन सब ने मिलकर बाघों को विलुप्त होने की कगार पर ला खड़ा किया। इसी खतरे को देखते हुए 1973 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर। पर इसका मकसद सिर्फ बाघों को बचाना नहीं था, ये उससे कहीं बड़ा था। इसका असली मकसद था पूरे इकोसिस्टम को बचाना, क्योंकि जब आप एक टॉप शिकारी को बचाते हैं तो आप असल में उसके नीचे की पूरी फूड चेन को बचा रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ कानून और सरकारी योजनाएं, ये तो आधी कहानी है। अब हम कहानी के दूसरे और शायद उतने ही ताकतवर स्तंभ की तरफ बढ़ते हैं। ये हैं वो लोग, वो समुदाय जो सदियों से इन जंगलों को अपना घर मानते आए हैं। भारत में संरक्षण सिर्फ एक सरकारी पॉलिसी नहीं है, ये एक जीती जागती परंपरा है जो हमारी रगों में है। सदियों से यहाँ के स्थानीय समुदायों ने प्रकृति के साथ मिलकर जीना सीखा है, और वही इसके सबसे बड़े रक्षक रहे हैं। इसकी एक शानदार मिसाल राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में मिलती है। वहां के गांव वालों ने देखा कि माइनिंग से उनके जंगल को खतरा है, तो उन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया, बल्कि उसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का इस्तेमाल किया और अपनी जमीन के रखवाले खुद बन गए। और बात यही नहीं रुकती। उसी राजस्थान में अलवर जिले के 5 गांव एक साथ आए। उन्होंने एक कमाल का कदम उठाया। उन्होंने मिलकर अपने इलाके के 1200 हेक्टेयर जंगल को अपनी खुद की सेंचुरी घोषित कर दिया। नाम रखा भैरोदेव डाकब सेंचुरी, और यहां नियम भी उन्हीं के चलते हैं। शिकार पर पूरी पाबंदी है। ये होती है लोगों की ताकत, असली सामुदायिक संरक्षण। अच्छा, तो ये जो सामुदायिक भावना है, ये आती कहां से है? इसकी जड़ें हमारी गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं में हैं। जैसे सेक्रेड ग्रोव्स की परंपरा को ही लीजिए, जिन्हें देवताओं के जंगल भी कहते हैं। ये जंगल के ऐसे हिस्से हैं जिनकी रक्षा पूरा का पूरा समुदाय किसी देवी देवता के नाम पर करता है। नतीजा,
इन जंगलों पर सदियों से कुल्हाड़ी नहीं चली और आज ये कई दुर्लभ प्रजातियों का आखिरी ठिकाना बने हुए हैं। और सिर्फ जंगल ही नहीं, कुछ खास पेड़ों की भी पूजा होती है। जैसे छोटा नागपुर में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों को पूजती हैं। ओडिशा और बिहार में शादी ब्याह के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा होती है। और पीपल और बरगद तो खैर हम सब जानते हैं कि कितने पवित्र माने जाते हैं। ये आस्था ही इन पेड़ों की सबसे बड़ी ढाल है। तो हमने सरकार के प्रयासों को देखा और समुदाय की परंपराओं को भी समझा। अब सवाल ये है कि भविष्य कैसा है, आगे का रास्ता क्या है? जवाब शायद इन दोनों ताकतों को मिलाने में ही है। और इसकी एक झलक हमें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी जेएफएम जैसे मॉडल में दिखती है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सरकार और स्थानीय लोग पार्टनर बन जाते हैं। वो मिलकर खराब हो चुके जंगलों को फिर से हरा भरा करते हैं। गांव के लेवल पर कमिटियां बनती हैं और बदले में गांव वालों को लकड़ी और दूसरे वन उत्पादों में हिस्सा मिलता है। ये एक ऐसा भविष्य है जहां सरकारी नीतियां और सदियों का ज्ञान हाथ मिलाते हैं। आखिर में गौतम बुद्ध के इन शब्दों पर जरा गौर करते हैं। पेड़ अपने काटने वाले को भी छाया देता है। ये बात हमें प्रकृति की निस्वार्थ भावना की याद दिलाती है और शायद यही सबसे बड़ा सबक है। तो ये सवाल हम सबके लिए है। हमारे अपने समाज में, हमारे आसपास प्रकृति को कैसे बचाया जा रहा है? क्या कोई खास परंपरा है, कोई पवित्र पेड़ या तालाब है, या कोई मिलके कोशिश कर रहा है? क्योंकि ये कहानी सिर्फ दूर के जंगलों की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है।